अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हो तो इसमें से 10,000 रुपये महीना तो आपका खर्चा होगा और बचे हुए 10,000 आप सेव करते होंगे। पर उस 10,000 को 3 महीने सेव करने के बाद पता है आप क्या करते हो? आप उससे नया मोबाइल खरीद लेते हो। अब दोबारा से आप 2-3 महीने पैसे बचाओगे और उससे गाड़ी की डाउन पेमेंट दे दोगे। तो ऐसे में आपको फील तो होता है कि मैं तो 10,000 रुपये महीना बचाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ नहीं बचाते हो। और अगर आप कुछ भी नहीं बचा रहे हो ना, तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको जिंदगी भर काम करते रहना होगा और आप कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और वही करना आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को सीरियसली लेंगे वही लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप। बट इसको समझाने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो क्या आप उस जगह पर पहुंच पाओगे? जाहिर सी बात है कि चाहे आप कितना भी घूम लो, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये पता करना कि आपको जाना कहां है। यानी आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप जो अपना हार्ड अर्न मनी सेव कर रहे हो वो क्यों सेव कर रहे हो। और इसे फाइनेंशियल टर्म्स में बोलें तो सबसे पहले आपको अपना गोल आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए हमारी टीम ने एक वर्कशीट डिजाइन की है जिसकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली अपना गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे वर्कशीट नजर आ रही है। नाउ एज पर दिस वर्कशीट आपको बेसिकली अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उन्हें यहाँ लिखना है और ये गोल्स आपको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करने होंगे, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, जो कि बेसिकली आप 6 महीने से लेकर 3 साल में अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर कोई शॉर्ट टर्म डेट है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं, तो वो सभी आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स में आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड है मिड टर्म गोल्स, जिनको आप 3 साल से लेकर 7 साल में अचीव करना चाहते हैं, जिसमें अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म डेट है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं, हो सकता है अगले 7 साल में आप शादी करना चाहते हैं या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तो ये आपके मिड टर्म गोल्स में हो सकते हैं। और इसके बाद थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें वो गोल्स आएंगे जो कि आपको 7 साल के बाद अचीव करना है, जैसे अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए या फिर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल में आ सकता है। तो इस तरीके से आपने अपने गोल्स को डिवाइड कर लेना है, लेकिन सिर्फ गोल्स को डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एक टारगेट डेट भी डिसाइड करनी है जिस पर आप चाहते हैं कि आपके ये गोल या फिर जो प्लान्स हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे अगर आपका प्लान है 2026 के एंड में फॉरेन ट्रिप पर जाना, तो आप अपनी जो टारगेट डेट है उसे दिसंबर 2026 रख सकते हैं और इसके साथ आप ब्रैकेट में नंबर ऑफ मंथ्स भी लिख दें, जो कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग लगभग 23 मंथ्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और कॉलम दिखाई दे रहा है प्रायोरिटाइज का। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा गोल है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा गोल है जो कि अगर थोड़ा डिले भी हो गया तो आपकी लाइफ में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने गोल्स को क्रिटिकल, नीड और वांट में लेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, जिसको आपने क्रिटिकल में शो किया है, और आपका एक दूसरा गोल है कार खरीदना, जिसको आपने वांट में शो किया है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी महीने आपका जो बजट है वो थोड़ा टाइट होता है, तो अब आपको पता है कि आपने पहले कौन से गोल की तरफ अपना पैसा सेव करना है। और यहाँ पे लास्ट और 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक है करंट सेविंग पर मंथ और दूसरी है एडिशनल सेविंग पर मंथ, जो कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी है। तो जैसे मान लो अगर आप 2027 में अपनी फैमिली के लिए घर खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए उस टाइम पर आपको 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी होगी। हम सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर अभी आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये आपकी करंट सेविंग है, और यहाँ पर जो आपकी एडिशनल सेविंग होगी वो है 6 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए आपने अगले 3 साल में सेव करने हैं, जिसको सेव करने के लिए आपके पास लगभग 36 मंथ्स हैं। तो अगर हम 4 लाख को 36 से डिवाइड कर दें तो ये निकल कर आता है 11,111 रुपीज, यानी इतना पैसा आपको हर महीने सेव करना होगा। तो इसको आप एडिशनल सेविंग पर मंथ के कॉलम में डालेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब वैसे अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को आप कम कर सकते हैं और सेम टाइम पीरियड में ही आप अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं, बट इसके लिए आपने इस पैसे को सिर्फ सेव नहीं करना होगा बल्कि इन्वेस्ट भी करना होगा। इस केस में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा रिस्की ना हो और जहां पर आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएं।
है। तो इसके लिए आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा सेफ चलना है तो फिर आप उसको FD कर सकते हैं। वैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें या फिर आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, क्योंकि चाहे आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करके और अपना मंथली फाइनेंशियल गोल निकाल सकते हो। तो यहां तक आपका जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है और अब आपको पता है कि आपको जाना कहां है। बट जाने के लिए आपको जरूरत है एक अच्छी गाड़ी की, और वो अच्छी गाड़ी है बजट। बजट से बेसिकली हम ये जानेंगे कि क्या हमारे पास आ रहा है, यानी हमारी इनकम क्या है, और क्या हमारे पास से जा रहा है, यानी हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास से जा रहा है उसमें क्या क्या ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसा है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बजटिंग करने के बाद ही जो हमारे पास बचेगा उसी को तो हम सेव कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपना बजट बनाने के लिए या तो आप हमारी दी हुई वेबसाइट से अपना बजट बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर भी आप अपनी बजटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो जो वेबसाइट्स हैं वो हमने देखा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम अपनी वर्कशीट यूज कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हो सकता है कि आपकी सारी प्लानिंग खराब हो जाए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2026 तक आपका गोल है कि आपको एक घर खरीदना है, और उसके लिए 2026 तक आपको 6 लाख रुपए सेव करने थे, और 2025 के एंड तक आपने 5 लाख रुपए सेव भी कर लिए थे। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और वहां पर 8 लाख रुपए का बिल आता है। तो अब आपकी सारी सेविंग्स वहां चली जाएंगी और हो सकता है कि आपको ऊपर से लोन लेना पड़ जाए। तो ऐसे में आपके सारे प्लान फेल हो जाएंगे, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके लिए आपको लेना होता है इंश्योरेंस। और यहां पर भी आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, इसके साथ आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के खर्चे से तो बचा लेगा, लेकिन इन केस अगर जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको ही कुछ हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली के जो गोल्स हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए आपको हेल्थ और टर्म दोनों ही तरह के इंश्योरेंस लेने चाहिए, और इन इंश्योरेंस को बाय करने का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जो कि बेसिकली हमारा रेफरल लिंक है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगी, और अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो वीडियो बना रखी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब एक लास्ट कंपोनेंट जो कि आपके गोल में होगा वो है रिटायरमेंट कॉर्पस। अब क्योंकि अपने लिए एक रिटायरमेंट फंड बनाना एक लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद भी तो आपको पैसे चाहिए ताकि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो भले ही रिटायरमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इसकी शुरुआत भी आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है। तो एक इफेक्टिव और सही रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए हमें कुछ फ्यूचरिस्टिक वैल्यू को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको रिटायर होने के लिए कितने साल बचे हैं, या फिर आप कितने साल बाद रिटायर होना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो फिर आपको अपने रिटायरमेंट फंड को उस हिसाब से प्लान करना होगा। इसके बाद जो सेकंड चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप कितने साल तक जिएंगे, मतलब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके अनुसार क्या है। अब अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 to 90 ईयर्स हो सकती है। तो अगर आप 60 की एज में रिटायर होते हैं तो आपको अगले 20 से 30 साल के लिए पैसे चाहिए होंगे। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है महंगाई। आपको पता है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% के आसपास रहता है, तो हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो अगर मान लो 7% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो अगर आप 1000 रुपए में कोई सामान खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि 1 साल बाद वो सामान आपको 1070 रुपए में मिलेगा। तो जब आप अपना रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं उस टाइम पर आपको इस महंगाई का भी ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ इस महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को आपने इंटरेस्ट रेट में भी एडजस्ट करना होगा। तो अब ये जो वर्कशीट है इसमें हमें 2 तरह के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं। जैसे अगर आपको हाउस रेंट पे करना है, मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, ग्रोसरी खरीदनी है, या फिर ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है जिसमें आपका खर्चा हो रहा है, तो ये फिक्स्ड है, ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आएंगे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। और इसके बाद जो सेकंड एक्सपेंसेस हैं वो है नॉन नेसेसरी एक्सपेंसेस, जिसको हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम इंडिविजुअल
लेवल पर अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हैं या फिर कार खरीदनी है, तो ये वो चीजें हैं जो कि लग्जरीज में आती हैं और आप इन्हें चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और बजट बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप ये जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और एटलीस्ट मॉनिटर करें। तो अब आपको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस पता है, आपको अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पता है, तो अब आपने क्या करना है कि आपकी जो इनकम है उससे इनको डिडक्ट करना है, और डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास इनकम बचेगी उसी को आप अपने लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहां पर डिडक्ट करते हुए ध्यान दीजिए कि जो भी ऐसे डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उसको डिडक्ट नहीं करना है। यानी आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे बचें, ताकि आप उस पैसे को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएं। तो ये जो दो स्टेप्स हैं, जिसमें पहला था गोल को आइडेंटिफाई करना और दूसरा है बजटिंग करना, इन दोनों को करके ही हम 2024 में फ्यूचर के लिए 99% इफेक्टिव प्लान बना लेंगे। बट इसको 100% बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने गोल आइडेंटिफिकेशन और बजटिंग के टाइम पर ध्यान रखने हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो 2023 के टाइम पर हमने कितनी सारी जॉब लेऑफ्स की न्यूज सुनी थी, और इवन इंडिया तो इसमें नंबर 2 पर था, जहां पर बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज थी जिन्होंने लेऑफ्स किए थे। तो अगर किसी की जॉब चली जाती है तो ऐसी सिचुएशन में अपने फाइनेंस को स्टेबल रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसी और भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए। तो इसलिए आपने शॉर्ट टर्म गोल्स में फर्स्ट प्रायोरिटी पर इमरजेंसी फंड्स को रखना है, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो वहां पर आप अपने डेली एक्सपेंसेस को और जो भी आप सेविंग कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर पाएं। यानी आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना ही है। बट सवाल उठता है कि आपके इमरजेंसी फंड में कितने रुपए होने चाहिए। तो देखिए, थंब रूल के हिसाब से आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का पैसा होना चाहिए, ताकि इन केस अगर आपकी जो रेगुलर इनकम है वो बंद हो जाए तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये चीज आपको मेंटली अफेक्ट ना करे। तो अगर मान लो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपीज पर मंथ है, तो इस केस में आपका जो इमरजेंसी फंड होगा उसमें 30,000 इंटू 6 यानी 1,80,000 टू 2,40,000 रुपीज होने चाहिए। और ये आपने प्रायोरिटी वाइज क्रिटिकल कैटेगरी में रखना है। नाउ इसके बाद सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है अपनी डेट को मैनेज करना। डेट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कभी ना कभी आपको लेना पड़ता है। जैसे कुछ केसेस में आप होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं या फिर पर्सनल लोन लेते हैं। तो अगर आपने इन लोन्स को ढंग से मैनेज नहीं किया तो फिर आप कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसको मैनेज कीजिए। तो अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो ये भी आपके शॉर्ट टर्म या मिड टर्म गोल में होना चाहिए, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएं। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लोन हो, तो इसमें जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो आप उस लोन को सबसे पहले क्लियर कीजिए, ताकि आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो चलिए अब एक ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पर कितने पैसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरी जो अभी करंट एज है वो 27 ईयर्स है, मुझे 60 की एज में रिटायर होना है। तो यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां पर हमें लिखना है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए 6 लाख रुपीस लिख देता हूं, यानी 50,000 रुपीस पर मंथ। अब देखो, आपकी जो इनकम है वो हमेशा उतनी ही नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी भी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इनकम हर साल किस रेट पे बढ़ेगी? तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो 8% के रेट पे बढ़ेगी, तो आपने 8% सेलेक्ट कर लेना है। वैसे यहाँ पे जो नीचे बार है, आप उस बार के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने 8% यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं रिटायरमेंट फंड के लिए। साफ साफ लिखा है कि आपकी जो चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिज है, उन गोल्स को यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए। रिटायरमेंट के लिए आपने कितना सेव कर रखा है वो बताइए। तो मान लेते हैं कि मैंने कोई भी सेव नहीं कर रखा है, तो मैंने 0 रुपीज लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे। फिक्स डिपॉजिट करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, स्टॉक मार्केट करेंगे। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा होगा। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क होगा, लेकिन आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में और ज्यादा रिस्क होगा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो मैंने 50,000 रुपए महीना अपनी सैलरी बताई है, तो मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस कर देता हूँ 30,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पर आप चाहें तो आप
आप कैटेगरी वाइज भी अपने एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं कैटेगरी वाइज ही करता हूं। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस डाल दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और लास्ट में हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा। तो मुझे लगता है 7% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगा। और नेक्स्ट हमें बताना है कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 11% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो मैंने 11% सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए इस हिसाब से मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए 8.39 करोड़ रुपीस की जरूरत होगी। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि इसके लिए आपको हर महीने 58,000 रुपए सेव करने होंगे अगले 33 साल के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने सैलरी दिखाई है 50,000 रुपए महीना और हमें सेव करने हैं 58,000 रुपए महीना, तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? तो देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए, हमने वहां पे बताया था कि हमारी जो सैलरी है वो हर साल 8% के रेट से ग्रो करेगी। तो ये आपको एवरेज बता रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि अभी आपको ये अमाउंट बड़ा लग रहा हो, तो देखिए हमने अपने जो खर्चे बताए हैं उस हिसाब से उन्होंने ये अमाउंट बताया है। अगर हम अपने खर्चों को कम करेंगे तो फिर ये अमाउंट कम हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए कि 30 साल बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि एक्चुअल में आपको इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने हर साल अपने प्लान को रिव्यू भी करना है, देखना है कि जो चीजें आपने प्लान की है वो सही तरीके से चल भी रहा है या फिर नहीं। और इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है या फिर आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो जाता है जिससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इन सभी चीजों को भी आपने अपने फाइनेंशियल प्लान में ऐड या चेंज करते रहना होगा। तो यहाँ पर जो भी वर्कशीट यूज की गई है उनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, और टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।